नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। अगले आधा घंटे में देखेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अगले सप्ताह मलेशिया में आसियान भारत शिखर सम्मेलन, वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मलेशिया को आसियान अध्यक्षता के लिए दी बधाई। हाल के वर्षों में भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक। करीब 79,000 करोड़ रुपए के विभिन्न सैन्य सेवाओं के प्रस्तावों को मंजूरी। सेना और नौसेना में बढ़ेगी ताकत। दुश्मन के लड़ाकू वाहनों, बंकरों और किलेबंदी को निष्क्रिय करने की बढ़ेगी क्षमता। बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव। 1 नवंबर से लागू होंगे नॉमिनेशन के नए नियम। खाते में अब बना सकेंगे 4 लोगों को नॉमिनी। बैंक में रखी वस्तुओं और लॉकर के लिए क्रमवार नामांकन सुविधा भी। केरल दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन की प्रतिमा का किया अनावरण। वर्कला स्थित शिवगिरी मठ में आध्यात्मिक गुरु श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी समारोह में हुई शामिल। और भैया दूज पर केदारनाथ, यमुनोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद। हर हर महादेव, जय बाबा केदार और बम बम भोले का जय घोष। 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो अगले सप्ताह मलेशिया में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने फोन पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को ये सूचना दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। उन्हें मलेशिया की आसियान की अध्यक्षता के लिए बधाई दी और आगामी शिखर सम्मेलनों की सफलता के लिए शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होने और आसियान भारत व्यापक रणनीति साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्सुक हों। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान की बैठकें 26 से 28 अक्टूबर को होनी है। मलेशिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ आसियान समूह के वार्ता साझेदार कई देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति ट्रंप 26 अक्टूबर को 2 दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर जाएंगे। आसियान भारत वार्ता संबंध 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू हुए। यह दिसंबर 1995 में पूर्ण वार्ता साझेदारी और 2002 में शिखर सम्मेलन स्तरीय साझेदारी में परिवर्तित हो गया। दोनों देशों के बीच संबंध 2012 में रणनीतिक साझेदारी स्तर तक बढ़ गए। आसियान के 10 सदस्य देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें व्यापार और निवेश के साथ साथ सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए समाज के हर वर्ग, विशेषकर सबसे कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत पर बल दिया है। वे आज केरल के राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन की आवक्ष प्रतिमा के अनावरण के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रही थीं। पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन के योगदान पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अपने पीछे ईमानदारी, करुणा और उच्च लोकतांत्रिक भावना की विरासत छोड़ी है। राष्ट्रपति ने कहा कि KR नारायणन ने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और एक समावेशी देश के निर्माण के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि KR नारायणन का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा सभ्यता का आधार है और ये किसी भी समाज के विकास के लिए जरूरी है। I am happy to be present here among you all today to pay tribute to the former President of India, late Shri KR Narayan ji. Shri Narayan was an eminent statesman, diplomat and scholar. I consider it an honor to unveil the bust of late Shri KR Narayan here at Raj Bhavan today.
I would like to thank Sri Ramnath Kovind ji, former President of India, under whose guidance this initiative has been taken. I am sure that his memory will inspire people to uphold the values of equality, integrity and public service that he stood for. Late Sri K.R. Narayana's life is a story of courage, perseverance and self-belief. Through immense dedication and the power of education, he went on to occupy the highest constitutional office of our nation. His academic excellence was a symbol of what determination and opportunity can accomplish when guided by purpose. राष्ट्रपति ने कहा कि अपने पूरे जीवन में के.आर. नारायणन ने मानव और राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया। प्रतिमा का अनावरण पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की उपस्थिति में किया गया। के.आर. नारायणन 1997 से 2002 तक भारत के 10वें राष्ट्रपति रहे। As our nation moved ahead to achieve the goal of Viksit Bharat, it is essential to ensure that all citizens, especially the weakest and most marginalized, get equal opportunities to realize their dreams. Sri K.R. Narayan has left behind a rich legacy of morality, integrity, compassion and democratic spirit. As we remember him today, let us draw inspiration from his life, which was dedicated to nation building to create a more inclusive, just and compassionate India. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज केरल के पलाई में सेंट थॉमस कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में भी शिरकत की। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा ही विकास और प्रगति के अवसरों को तलाशने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि सेंट थॉमस कॉलेज की स्थापना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। राष्ट्रपति ने खुशी जताई कि कॉलेज पिछले 75 सालों से इस प्रशंसनीय उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। Educational institutions like this college are workshops where destinies are shaped. I am happy to note that with its emphasis on holistic learning and social justice, the college promotes values of sustainability and inclusivity. The college has been promoting intellectual pursuit with a moral compass. I was shown an image of the college emblem. The motto of the crest has words of Latin origin for life, light, and love. Sanctity of all forms of life, light of wisdom, and love for entire humanity are universal and eternal values. राष्ट्रपति ने कहा कि 21वीं सदी को ज्ञान की सदी के रूप में वर्णित किया जाता है। नवाचार को बढ़ावा देने वाला ज्ञान समाज को आगे बढ़ाता है और उसे आत्मनिर्भर बनाता है। साक्षरता, शिक्षा और ज्ञान की शक्ति ने केरल को मानव विकास के कई मापदंडों पर अग्रणी राज्यों में शामिल होने में सक्षम बनाया है। The 21st century is described as knowledge century. Knowledge that drives innovation, takes a society forward and makes it self-reliant. The power of literacy, education and knowledge has enabled Kerala to be among the leading states on several human development parameters. केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज संसद भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति को वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण, जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रणालियों में प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही मौसम संबंधी सेवाओं, जलवायु और महासागर अध्ययन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रालयों की प्रमुख पहलों और चल रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के नवाचार संचालित वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और अग्रणी प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने में मंत्रालयों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत के 2015 के 81वें स्थान से 38वें स्थान पर पहुंचने की सराहना की। उन्होंने पेटेंट, वैज्ञानिक प्रकाशनों और प्रौद्योगिकी संचालित विकास में हुई वृद्धि का जिक्र भी किया। उन्होंने वैक्सीन विकास, भारत जैन AI, लार्ज लैंग्वेज मॉडल और क्वांटम कंप्यूटिंग में देश की सफलताओं की सराहना की। उन्होंने नैतिक जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के महत्व, युवाओं को वैज्ञानिक करियर अपनाने के लिए प्रेरित करने और उद्योग जगत के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। मौसम पूर्वानुमान में तेजी से हो रहे सुधारों और भारत की नीली अर्थव्यवस्था की अपार संभावनाओं पर बात करते हुए उपराष्ट्रपति ने निरंतर वैश्विक साझेदारियों का आह्वान किया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि भारत वैज्ञानिक प्रगति में अग्रणी बना रहे। और अब एक नज़र देश दुनिया की कुछ और बड़ी अपडेट्स पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश नारायण गुरु की शिक्षाएं धर्म, जाति और पंथ की सीमाओं से परे हैं। राष्ट्रपति ने आज वर्कला स्थित शिवगिरी मठ में केरल के आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की समाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु ने उत्पीड़ित समुदायों में साक्षरता, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। उनके संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को एक लेख साझा किया जिसमें बताया गया कि किस प्रकार मेक इन इंडिया प्रोत्साहन के साथ बढ़ते और गतिशील औद्योगिक आधार और व्यस्त पूर्व पश्चिम व्यापार मार्ग पर बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और डिजिटलीकरण के प्रयासों ने देश को अनूठा लाभ प्रदान किया है। भारत के जहाज निर्माण और सामुद्रिक इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार का $8 बिलियन का पैकेज कोई सामान्य बजट लाइन नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा का एक संकेत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 79,000 करोड़ रुपए के विभिन्न सैन्य सेवाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी। भारतीय सेना के लिए नाग मिसाइल सिस्टम, MK2 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ELINT सिस्टम और मटीरियल हैंडलिंग क्रेन सहित हाई मोबिलिटी व्हीकल्स की खरीद हेतु आवश्यकता स्वीकृति दी गई है। इससे सेना की दुश्मन के लड़ाकू वाहनों, बंकरों और अन्य क्षेत्रीय किलेबंदी को निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ेगी। GBMES दुश्मन की 24 घंटे इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी प्रदान करेगा। सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए IT नियम 2021 के नियम 3(1)D में संशोधनों को अधिसूचित किया है। नया ढांचा वरिष्ठ स्तरीय प्राधिकरण तर्कसंगत सूचनाएं, आनुपातिक और वैध कार्रवाई के लिए समय सीमा में समीक्षा सुनिश्चित करता है। संशोधन माध्यमों की ओर से गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री को हटाने में पारदर्शिता, आनुपातिकता और जवाबदेही को मजबूत करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। उन्होंने अहमदाबाद के साणंद में शांतिपुरा खोराज गुजरात औद्योगिक विकास निगम की 6 लेन वाली सड़क के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। करीब 29 किलोमीटर लंबी 6 लेन की परियोजना में सर्विस रोड का चौड़ीकरण, 13 पुल और एक 6 लेन ऊंचा पुल शामिल होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा स्थित कार्यालय पर संसदीय क्षेत्र की प्रमुख पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पेयजल जनजीवन की मूलभूत जरूरत और विकास का आधार है। उनका लक्ष्य है कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का कोई भी गांव या वार्ड जल अभाव से न जूझे। बैठक में अमृत 2.0, ताकली बांध और नवनेरा वृद्ध पेयजल परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल भवन स्थित वॉर रूम का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और छठ पूजा से पहले रेलवे की तैयारियों का जायजा लिया। 1 से 19 अक्टूबर तक विशेष ट्रेनों,
से 1 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को सफ़र कराया गया है। दिवाली और छठ पूजा के लिए 12,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये पिछले साल की 7,724 ट्रेनों से बहुत ज़्यादा है। डेलॉयट इंडिया ने बढ़ती मांग और नीतिगत सुधारों के बीच चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.7 से 6.9% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी थी। भारत को खेलों में डोपिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए पार्टियों के सम्मेलन ब्यूरो का उपाध्यक्ष फिर से चुना गया है। ये निर्णय पेरिस में आयोजित COP10 के 10वें सत्र के दौरान लिया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सम्मेलन के दौरान भारत ने डोपिंग रोधी सम्मेलन को प्रदर्शित करने के लिए इंटरैक्टिव बोर्ड की सुविधा प्रदान की है। केंद्रीय जल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर बात करते हुए कहा कि हिमालयी क्षेत्र में हिमनद झीलों और अन्य जलाशयों का बीते 14 वर्षों में 9.24% विस्तार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमनद झीलों और जल निकायों का कुल क्षेत्रफल 2011 में 5.30 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 2025 में 5.79 लाख हेक्टेयर हो गया है। आयोग की मासिक निगरानी रिपोर्ट हिमालयी क्षेत्र के जलाशयों पर नजर रखती है। अब बैंक के ग्राहक अपने खातों में 4 व्यक्तियों तक नॉमिनी बना सकेंगे। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में दावों के निपटान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समान और प्रभावी बनाना है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत खातों में व्यक्तियों के नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान अगले महीने से प्रभावी होंगे। इन संशोधनों के अनुरूप बैंक ग्राहक अपने खातों से एक साथ या क्रमवार ढंग से 4 व्यक्तियों तक को नॉमिनी बना सकते हैं। इससे खाताधारक या उनके वैध उत्तराधिकारियों को दावा निपटान में सुविधा होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि खाता नामांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ग्राहक प्रत्येक नॉमिनी का हिस्सा या प्रतिशत भी निर्धारित कर सकेंगे, ताकि कुल हिस्सेदारी 100% हो और किसी भी तरह के विवाद की गुंजाइश न रहे। इसी तरह बैंक में सुरक्षित रखी वस्तुओं और लॉकर के लिए केवल क्रमवार नामांकन को ही मंजूरी दी गई है। इसका मतलब है कि एक नामित व्यक्ति के निधन के बाद ही अगले नामित व्यक्ति को उसका अधिकार प्राप्त होगा। इन प्रावधानों से बैंक जमाकर्ताओं को अपनी पसंद के हिसाब से नॉमिनी बनाने में लचीलापन मिलेगा। इसके साथ समूची बैंकिंग प्रणाली में दावों के निपटान में समानता, पारदर्शिता और दक्षता भी सुनिश्चित होगी। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में संचालन मानकों को मजबूत करना, बैंकों की रिपोर्टिंग प्रणाली को समान बनाना, जमाकर्ताओं और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में लेखा परीक्षा की गुणवत्ता सुधारना और ग्राहक सुविधा में वृद्धि करना है। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 इस साल 15 अप्रैल को अधिसूचित किया गया था। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और 1980 सहित 5 कानूनों में कुल 19 संशोधन किए गए हैं। और अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में विधायक आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। 325 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परिसर में आवासों के साथ उद्यान, बहुउद्देश्य हॉल, जिम, डिस्पेंसरी और वाहन पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह आवासीय परिसर जल संग्रहण सुविधाओं और वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी सुसज्जित है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने किसानों को 0% ब्याज पर लोन दिए जाने की योजना जारी रखने का निर्णय लिया है। मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने इस साल 23,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की जयंती पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं ने विद्याधर नगर स्थित स्मृति स्थल पर पहुंचकर पूर्व उपराष्ट्रपति को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भैरव सिंह शेखावत की पार्टी और राजस्थान में दिए योगदान को याद किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विस्तार और शहरीकरण की गति को देखते हुए अग्निशमन विभाग की संरचना को अधिक सशक्त, आधुनिक और जन सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अग्निशमन सेवाओं को केवल आग बुझाने तक सीमित न रखकर इसे आपदा प्रबंधन, राहत बचाव अभियान और आपात सेवाओं के समेकित स्वरूप में विकसित किया जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ और इस दौरान सदन ने हाल में दिवंगत हुए नेताओं को श्रद्धांजलि दी। शुक्रवार को सदन जम्मू कश्मीर से 4 राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान करेगा। इस सत्र में 9 दिन के दौरान 6 बैठकें होंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने आदेश दिए कि प्रदेश के किसी भी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप राशि न छूटे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि स्कूल और कॉलेज को भी योजनाओं की जानकारी विद्यार्थियों को देकर स्कॉलरशिप के ऑनलाइन फॉर्म की भी भरवाना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज बहुत खराब श्रेणी में बनी रही, जबकि आनंद विहार इलाके में एक गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। दिवाली के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब हो गई है। धीमी गति से चलने वाली हवा ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 488 दर्ज किया गया, जो सभी निगरानी स्टेशन में सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय में स्थित भगवान शिव के धाम केदारनाथ के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर आज विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। अब सर्दियों में अगले 6 माह तक भगवान केदारनाथ की पूजा उनके शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ में की जाएगी। विशेष पूजा अर्चना के बाद बाबा केदार के कपाट सुबह 8:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए बंद हुए। कपाट बंद होने के अवसर पर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष के बीच सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली समारोह के साथ ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई। रात डोली का प्रवास रामपुर में होगा, जबकि शुक्रवार को ये गुप्त काशी पहुंचेगी, जहां से 25 अक्टूबर को डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। केदारनाथ मंदिर के कपाट अब अगले वर्ष अप्रैल मई में श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुलेंगे। इसकी तिथि और मुहूर्त महाशिवरात्रि के पर्व पर तय किया जाएगा। इस वर्ष 17,57,380 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। और फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं केदारनाथ धाम की तस्वीरों के साथ।